हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आज मैप के 10 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। चलते हैं आज के वेरियस एमसीक्यूज जो डिस्कस करने वाले, देख लेते हैं। रेड सी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर डिस्कशन करेंगे, एड्रियाटिक सी, नेशनल पार्क इथियोपिया, स्ट्रेट्स, गल्फ ऑफ बोथनिया, लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम, एंड फाइनली हिमालयन पासेस के ऊपर एक क्वेश्चन होने वाला है। कि पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद रेड सी। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बॉर्डर को शेयर करती है रेड सी के साथ। तो यहाँ पे इजिप्ट का नाम दिया है, एरिट्रिया का नाम दिया है, सऊदी अरेबिया का नाम दिया है, सीरिया का नाम दिया है। तो यहाँ पे एक कंट्री, मल्टीपल कंट्रीज भी हो सकती है, कम कंट्रीज भी हो सकती हैं। आपको 10 सेकंड्स में इसका आंसर देना है। 10 सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। जो आपका रेड सी है, जस्ट अ सेकंड। सो रेड सी जो है, इट्स अ सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन। ये लाई करता है अफ्रीका और एशिया के बीच में, एंड इट्स कनेक्शन टू द ओशन इज इन द साउथ। बबल मंदाब जो है, जो स्ट्रेट आपकी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और गल्फ ऑफ एडन वो भी यहीं पे आपकी फॉल करते हैं, भी मैं आपके ऊपर दिखाऊंगा। एंड इसके नॉर्थ में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, काफी फेमस एक आपका सिनाई पेनिनसुला जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा, और गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज भी आपको यहां पर दिखाई देगी। अभी एक बार कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी यहां पर आपको कंट्रीज में दिखाई दे रही हैं। रेड सी में आपको दिखा देता हूं, यहां पे मैग्नीफाई कर देता हूं थोड़ा सा। सो दिस इज रेड सी। आपको सऊदी अरेबिया दिख रही है इसकी चारों तरफ में। ऊपर आपको जो सुएज कैनाल है, देन यहाँ पर अंदर की साइड जाएंगे तो जॉर्डन दिखाई दे रहा है, इजराइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इजिप्ट आपका है, सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है। ये सब कंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखेंगे गल्फ ऑफ एडन है, दिस इज बबल मंदा, जो कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट कर रही है। और ऊपर आपको दिखाई देगा सी ऑफ अकाबा एंड सुएज कैनाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, राइट। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इजिप्ट, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया काफी हमें यहाँ पे दिखाई दिए। सऊदी अरेबिया तो काफी बड़ा रीजन जो है, देखेंगे अगर आपको, दिस इज सऊदी अरेबिया, ऊपर देखेंगे दिस इज इजिप्ट का रीजन, और आपका एरिट्रिया भी यहाँ पर है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट जो कंट्री थी सीरिया, वो आपका ऊपर आ जाता है, राइट। तो वो यहाँ पर नहीं है, देयरफॉर ये सराउंड नहीं करता, बॉर्डर नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा, सीरिया इसमें नहीं आएगा, और आंसर विल बी बी। 1, 2 एंड 3 ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए सबसे पहले तो मैप बनाए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट टू ईस्ट आपको जाना है, राइट। तो वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन में जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड से आपको राइट हैंड में जाना है। एक आपका दिया है वेलावदार, चंद्रप्रभा एंड भीतरकनिका। अगर आपको इनके राज्यों के नाम भी याद होंगे ना, तो भी आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैप के ऊपर कभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ राज्यों के नाम से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे फेमस, जैसे भीतरकनिका काफी फेमस, और हम ये भी जानते हैं कि कहां पे फॉल करती है, उड़ीसा के अंदर, राइट। तो ये आपके ईस्टर्न रीजन के अंदर होगी, उड़ीसा, और चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ये ईस्टर्न मोस्ट भी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पेनिनसुलर रीजन बनाते हैं और कोई पर्टिकुलर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है, तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न की नहीं होगी तो मतलब कहां की होगी। देखिए समझने की कोशिश करेगा, दिस वे यू विल अप्लाई योर कॉमन सेंस इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो,
ठीक है, अगर मान लीजिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दिए आपको, ठीक है, जिसमें आपके पास वेलोदार है, चंद्रप्रभा है और भीतरकनिका। भीतरकनिका तो यहां पर होगी, और आपको कहां से कहां तक बतानी थी, वेस्ट टू ईस्ट बतानी थी। अब जो बाकी नाम बचे वेलोदार और चंद्रप्रभा, चांसेस इसके नाम के हिसाब से तो कम ही लगने की ये नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल में होगी, क्योंकि यहां पर उड़ीसा के अगर आप और आगे जाएंगे तो या तो आपको वेस्ट बंगाल दिखाई देगा या नॉर्थ ईस्ट दिखाई देगा, और नाम के हिसाब से नहीं लग रहा कि ना ही ये वेस्ट बंगाल में होगी ना ही नॉर्थ ईस्ट में होगी। मतलब ये जो आपकी वेलोदार है और चंद्रप्रभा है ये कहां पर होगी, ये जो भीतरकनिका है उसकी वेस्टर्न डायरेक्शन में होगी। मतलब ईस्टर्न मोस्ट कौन सी होगी, आपकी भीतरकनिका होगी। तो मतलब लास्ट में जो होगा क्या आएगा, वो 3 आएगा। इसका मतलब ए और डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में 3 आना चाहिए, जो आपकी भीतरकनिका लास्ट में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नॉलेज अपनी यूज करनी है। जो आपकी वेलवदार है ये गुजरात के अंदर है, चंद्रप्रभा यूपी के अंदर है, और अगर ये गुजरात में है और सेकंड वाली यूपी के अंदर है तो ऑफकोर्स अब तो इजी हो गया, सबसे वेस्टर्न मोस्ट आपका गुजरात हो जाता है, फिर बीच में यूपी आता है और फिर आपका भीतरकनिका उड़ीसा वाला नाम आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये वेस्ट टू ईस्ट में दे रखी है, दैट इज 1 2 3, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वेलवदार यहाँ पर आ जाएगा, आपका चंद्रप्रभा गुजरात सॉरी यूपी के अंदर, एंड देन उड़ीसा में आपकी भीतरकनिका आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि एड्रियाटिक सी को लेकर पूछ रहे हैं। एड्रियाटिक सी इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 3 नाम यहां पर दिए हैं। एड्रियाटिक सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अल्बेनिया, इटली, मोंटेनिग्रो का नाम दिया है। सोचिए, फिर मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज एड्रियाटिक सी के चारों तरफ फॉल करती है। चलते हैं एक बार यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर आप देखेंगे दिस इज एड्रियाटिक सी, सराउंड करती हुई कंट्री में आपको क्रोएशिया दिखेगी, स्लोवेनिया दिखाई दे रही है, आपको ऊपर इटली भी दिखाई दे रही है, अल्बेनिया भी नीचे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपको मोंटेनिग्रो जो है वो भी दिखाई दे रही है, बोस्निया और जो हेर्जेगोविना है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर अगर वापस आए तो यहाँ पर आपको अल्बेनिया भी दिखाई दे रही है, इटली भी दिखाई दे रही थी, और मोंटेनिग्रो तीनों थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। और वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैप्स के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए कम से कम पॉलिटिकल मैप अपने रूम में जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अपने रूम में पॉलिटिकल मैप इंडिया का और वर्ल्ड का, ये तो होने ही होने चाहिए, 2 मैप जरूर आपके रूम में होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है क्लाउडेड लेपर्ड को लेकर। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर सिचुएट करता है, क्या ये त्रिपुरा में है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर मणिपुर के अंदर है। तो यहां पर एक बार मैं इसमें आपको लोकेशन दिखाने से पहले क्वेश्चन जो है उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। सोचिए, IUCN स्टेटस की बात करें क्लाउडेड लेपर्ड की, तो बताइए क्या होगा IUCN स्टेटस, इट इज वल्नरेबल, ठीक है। तो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। नेशनल पार्क जो है ये लोकेट करता है त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लाउडेड लेपर्ड भी न्यूज में था, इसी वजह से क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया गया। यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड भी मिल जाता है, बाइसन भी है, देन मिजोरम के अंदर भी जो अलग अलग पार्क है, और मणिपुर में आपका सिरोही है, कैबुल लामजाओ काफी फेमस है, ये दिए हैं। ऊपर जाएंगे तो आपको जो नोकरेक है वो भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की जो फिजियोग्राफी है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इथियोपिया के बारे में है, पूछा गया इथियोपिया अपना बॉर्डर, लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है, एरिट्रिया से करता है, कीनिया से करता है, सूडान से करता है, या सोमालिया से करता है। इथियोपिया आपकी अफ्रीकन एक कंट्री है, लेकिन बॉर्डर किस किस से टच करता है वो एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो यहां पर आइए एक बार, तो यहाँ पे इसको एक बार मैग्नीफाई करते हैं, और यहाँ पर पहले तो इथियोपिया को आप लोकेट करें, कहाँ पर जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। सो आपको ये दिखाई देगा कहाँ पर, आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पर, दिस इज इथियोपिया। ऊपर एरिट्रिया से बॉर्डर टच हो रहा है, जिबूती आपको दिखाई दे रहा है, सोमालिया भी दिखाई दे रहा है, और ये 4 कंट्रीज को भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तौर पर, कई बार कीनिया को भी इसमें ऐड किया जाता है, कीनिया से भी बॉर्डर टच हो रहा है, और साउथ सूडान से बॉर्डर टच हो रहा है, नॉर्थ सूडान से बॉर्डर टच हो रहा है, लेकिन युगांडा से देखेंगे नीचे बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका जो है उसके तौर पर पूरे अफ्रीका को डिवाइड किया हुआ है। तो ये कहां पर आती है, ये आपकी ईस्टर्न अफ्रीका और मोर स्पेसिफिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इथियोपिया की बात करें, एरिट्रिया से बॉर्डर टच कर रहा था, कीनिया से कर रहा था, सूडान साउथ एंड नॉर्थ दोनों से कर रहा था, सोमालिया से भी बॉर्डर टच कर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर दोबारा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूं। इथियोपिया है, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, कीनिया, सूडान, साउथ सूडान एंड नॉर्थ सूडान से। चलिए, रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, इट विल बी अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड। जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, 100 डेज, 200 डेज,
या फिर मिशन यूपीएससी 2022 जो 200 डेज की सीरीज है, दिस इज द क्रैश कोर्स। बट यस, आप लोगों के कुछ मेल्स मेरे पास आए थे जिसमें मैंने आपको रिप्लाई तो कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ कि यस, इसके अंदर एमसीक्यूज के वीडियोस तो अवेलेबल हैं, क्लास वीडियोस भी इसके अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पर पीडीएफ जो है आपके प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो भी मिल जाती है, और डेली बेसिस पे तैयारी जो है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। द सेम अप्लाइज इन मिशन यूपीएससी 2022 जहां पर 500 डेज की सीरीज है, और डेली बेसिस पे यहाँ पर भी आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज भी तैयारी करना चाहें कोर्स बाय कोर्स वो भी कर सकते हैं। इट्स अ 500 डेज सीरीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, बात कर रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको सेपरेट करती है? क्या ये टर्की को सेपरेट करती है, इटली को करती है, रशिया को करती है, या फिर ग्रीस को करती है? यहां पर किस कंट्री को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये एक ही कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो इटली भी हो सकती है, टर्की भी हो सकती है, रशिया भी हो सकती है, और ग्रीस भी हो सकता है। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा, फिर मैप के ऊपर देखते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहां पर है आपका टर्की इज द करेक्ट आंसर। टर्की जो है ये डिवाइड होती है बॉस्फोरस स्ट्रेट के द्वारा दो पार्ट्स के अंदर। देखेंगे अगर आप ऊपर आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, सी ऑफ मार्मरा, ये जो स्ट्रेट है टर्की को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या फिर कहा जाए तो सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट कर रही है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको प्रिंसेस आइलैंड जो है वो भी दिखाई दे जाएगा। एंड यहाँ पे जो टर्की है ये आपका यूरोपियन पार्ट है टर्की का, और ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे टर्की का ये एशियन पार्ट है। तो एक कंट्री, यूनिक कंट्री अपने आप में ऐसी है। पूछा जा सकता है भी कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि एशिया में भी फॉल करती है और यूरोप के अंदर भी फॉल करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 गल्फ ऑफ बोथनिया को लेकर पूछा गया। गल्फ ऑफ बोथनिया इज शेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? गल्फ ऑफ बोथनिया किसके द्वारा शेयर करी जाती है? स्वीडन के द्वारा, फिनलैंड के द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंट्रीज के नाम आपको दिए हैं, आपको बताना है 1 and 3, 1 and 2, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड आपके पास लिमिटेड है, आंसर करिएगा। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आर्म ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की नॉर्दर्न मोस्ट आर्म इसे माना जाता है। ये किस किस के बीच में लोकेट करती है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन फिनलैंड की जो वेस्ट कोस्ट है जिसे ऑस्ट्रोबोथनिया कहा जाता है, स्वीडन की जो ईस्ट कोस्ट है जिसको वेस्ट्रोबोथनिया कहा जाता है, एंड नॉर्थ बोथनिया। ठीक है, इन द साउथ ऑफ द गल्फ लाई द अलान आइलैंड बिटवीन द सी ऑफ अलान एंड आर्किपेलागो सी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वैसे आंसर आपका क्या हो जाएगा। मैंने दो कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पर लेकर बताएं, स्वीडन और कौन से था? फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड, आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो फिनलैंड की जो वेस्ट कोस्ट है उसे ऑस्ट्रोबोथनिया कहते हैं, स्वीडन की जो ईस्ट कोस्ट है उसको वेस्ट्रो या फिर नॉर्थ बोथनिया कहा जाता है। देखिए एक बार कंट्रीज के नाम यहाँ पर भी दिख जाएंगे, दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड भी आपको दिखाई दे रही है, और यहां पर अगर आप जाएंगे नीचे आपको बाल्टिक सी और अलान सी आर्किपेलागो दिखेगा। दिस इज योर फिनलैंड, दिस इज योर स्वीडन, और फिर ये कुछ इस तरीके से रहेगा। राइट, ये आपका ये जो इसके बाद ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये आपका नॉर्वे वाला रीजन है। ठीक है, चलिए तो स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में आपको गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। नीचे बाल्टिक सी है, ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है, यहाँ से रशिया शुरू हो जाता है ये वाला पार्ट, और फिर आपकी एस्टोनिया कंट्री नीचे है जो कि अभी न्यूज में थी साइबर सिक्योरिटी को लेकर। ये काफी अच्छा साइबर सिक्योरिटी डिफेंस जो है एस्टोनिया का एग्जिस्ट करता है। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगेन बनाइए मैप। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब है इस डायरेक्शन में हमें इसे लगाना है। सतमाला हिल्स इसके अंदर आती है, महादेव हिल्स आती है, मैकाल रेंज आती है। इन तीनों को आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाना है। कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, सतमाला इज ए माउंटेन रेंज जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से चलती है। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सह्याद्री रेंज एज वेल। तो नासिक के अंदर ही सह्याद्री रेंज का भी पार्ट है। महादेव हिल्स की बात करें, क्योंकि सतमाला के बाद महादेव जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये रेंज है हिल्स की मध्य प्रदेश के अंदर और सेंट्रल इंडिया में लार्जली फॉल करती हैं। हिल्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ सतपुरा रेंज। सतपुरा के नॉर्दर्न सेक्शन में फॉल करती हैं। मैकॉल की बात करें तो मैकाल हिल्स, दीज आर द रेंज ऑफ हिल्स इन द स्टेट ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन इंडिया। मैकाल हिल्स जो है दे आर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपना इसे लगाते हैं ईस्ट टू वेस्ट के ऊपर, लेकिन पहले इसे मैप के ऊपर देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक बार मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना था, मतलब इस डायरेक्शन में लगाना है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो देखिए मैकाल दिख रहा है आपको, फिर अगर आप जाएंगे आगे महादेव दिखेगा और फिर आपको सतमाला दिखेगा। ठीक है, आ जाइए वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे 3, 2, 1 सबसे पहले मैकाल था ईस्ट में, फिर महादेव था, फिर सतमाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द पेन्नार रिवर
ओरिजिनेट्स फ्रॉम, पेन्नार रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नंदी हिल से होती है, जवेरी हिल से होती है, शेवरोय से होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करें। इसे पेन्नार को पेन्ना भी कहा जाता है, लिख देता हूं यहाँ पर, पेन्ना भी कहा जाता है, पेन्नार भी कहा जाता है, पेन्नेर भी कहा जाता है, और पेन्नेरू भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसे उत्तर पिनाकिनी भी कहा जाता है, भी ध्यान रखिएगा। रिवर है सदर्न इंडिया की। पेन्ना जो है राइज करती है नंदी हिल से, चिकाबलापुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं चिकाबलापुर, ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटका से निकलती है और यहाँ पे ये रन करती है नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और फाइनली क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो ये बे ऑफ बंगाल में जाएगी, अरेबियन सी में नहीं जाएगी। 597 किलोमीटर लंबी ये आपकी रिवर है, नंदी हिल से निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर कर्नाटका आंध्र प्रदेश से होती हुई। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट जलेपला पास। जलेपला पास किसको कनेक्ट करता है? सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, हिमाचल को जम्मू से कनेक्ट करता है, सिक्किम को भूटान से, या फिर नन ऑफ द अबव। जलेपला या फिर जिसे जलप पास भी कहते हैं। ठीक है, इसे कई बार जलप की स्पेलिंग JELAP भी लिखी जाती है। ये एक एलिवेशन है 4267 मीटर का, मतलब 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। इट्स अ हाई माउंटेन पास जो कि ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट को, बेसिकली सिक्किम को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन TAR जो चाइना का है उससे कनेक्ट करता है। इट इज ऑन अ रूट दैट कनेक्ट्स लहासा टू इंडिया। ठीक है, ये जो पास है ये आपका 4 किलोमीटर का है, साउथ ऑफ नाथुला, एंड ऑल्दो इट इज हायर, जेलप हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज बाय ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है वो बेटर है, लेस रगेड कहा जा सकता है उसको, कि दूसरे एरिया के कंपैरिजन में जो यहाँ पे टेरेन है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप वेरियस पासेस, चुम्बी वैली, नीचे लाथुला पास है, जलेपला है, ये भी देख सकते हैं, और ये कनेक्ट कर रहे हैं सिक्किम को किसके साथ? तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ। करंट अफेयर्स की सीरीज में 5 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं, और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ के थ्रू। चलते हैं आज के टॉपिक्स देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। हीट डोम के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस को लेकर 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। असेंशियल डिफेंस सर्विसेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानेंगे, नेवल वेसल के बारे में, ई संजीवनी बाय इलेक्शन, एंड UDISE+ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हीट डोम। हीट डोम को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है? हीट डोम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? इट इज फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर कंडीशन, ये हाई प्रेशर कंडीशन के अंदर बनते हैं। एल नीनो जो है इज वन ऑफ द अंडरलाइंग फिनोमिना बिहाइंड इट। एल नीनो जो है इसके पीछे एक मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से हीट डोम बनते हैं। टाइम पीरियड में यहाँ पे 10 सेकेंड्स आपके शुरू कर देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। हीट डोम को लेकर जो आजकल आर्टिकल्स हैं वो अपीयर हो रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में काफी सारे पार्ट्स के अंदर देखा गया कि जो टेम्परेचर है एक रिकॉर्ड लेवल पे उसे दर्ज किया गया है, और हीट डोम की जो संज्ञा है वो उसको दी जा रही है। हीट डोम अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हॉट ओशन एयर लाइक अ लिड और अ कैप। जैसे कि कोई कैप या लिड के अंदर हम कुछ गर्म हवा को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि अगर आप कोई सब्जी भी बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, ऊपर से अगर हम जो आपका यूटेंसिल होता है उसे कवर कर देते हैं तो अंदर काफी ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होने लग जाती है। कुछ उसी तरीके से कहा जा रहा है कि हीट डोम भी तभी होता है जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर गर्म हवा को, और कौन सी हवा है गर्म, वो ओशन से आने वाली हॉट ओशन एयर को यहाँ पर ट्रैप कर लेता है नीचे, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी जो है वो हमें देखने को मिलती है। स्कॉचरिंग हीट जो है दैट इज एनश्राइन, और उसके ऊपर एक जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो उसे कैप्चर करके रखता है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर हॉट ओशन एयर आ रही है, तो क्या होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो उसे यहीं पे कैप्चर करके रखेगा, जिससे कि इस एरिया में रहने वाले जो लोग होंगे उनको यहाँ पर गर्मी या फिर कहें कि उनके लिए टेम्परेचर जो होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। दिस हैपेंस व्हेन स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो कंबाइन करती है लानीना के साथ, ठीक है। एल नीनो लानीना ज्योग्राफी के बेसिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर लानीना और हाई प्रेशर कंडीशन जो होती है उसकी वजह से ये क्रिएट होते हैं। दिस क्रिएट वास्ट एरिया ऑफ स्वॉल्टरिंग है, काफी ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से डोम के अंदर काफी गर्म हवा जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए होता है इसके लिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एल नीनो की वजह से नहीं होता ही, किसकी वजह से होता है, लानीना की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए, यूएस के अंदर इस तरीके का फिनोमेना भी देखने को मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बात कर रहा है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट इंक्लूसिव फ्रेमवर्क और टैक्स डील। दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी हैं, पूछा गया है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा आपका यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाता है। द डील वॉज हैज बीन साइंड बिटवीन G20 एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये डील किस किस के बीच में साइन करी गई है? G20 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में। अंडर दिस देयर विल बी यूनैनिमिटी ऑन द टैक्स रेट्स बीइंग लेविड ऑन एमएनसी एंड डिजिटल कंपनी। तो एमएनसी और डिजिटल कंपनीज के ऊपर जो टैक्स लगाने वाले हैं वो यूनैनिमस यहाँ पे रहने वाला है, सेम रहने वाला है, स्टैंडर्डाइज उसे किया जाएगा। सेकंड्स मैं आपके यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड। फाइनेंस सेक्शन से, इकोनॉमिक सेक्शन से ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है। 2 पिलर्स ऑफ फ्रेमवर्क बताए गए हैं डीलिंग विद ट्रांसनेशनल एंड डिजिटल कंपनीज। तो ट्रांसनेशनल और डिजिटल कंपनीज के साथ कैसे डील करना है उसको लेकर भी इसमें बात करी गई है। दिस पिलर इंश्योर्स कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, खासतौर पे डिजिटल कंपनीज की, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज की बात करी जा रही है, वो वहीं पर टैक्स थे जहां पर वो ऑपरेट करती है। क्योंकि इसी वजह से बीच में बात करी जा रही थी, G7 की जो ग्रुपिंग थी वो भी इसी वजह से इन कंपनीज को टैक्स कर रही थी। क्योंकि G7 का कहना था कि अगर यूएस की कंपनी है और वो कहीं केमन आइलैंड में चली जाती है तो वहां पर टैक्स की बचत कर लेती है, तो इसको वापस G7 मतलब ओरिजिनली यूएस के अंदर टैक्स को पे करना चाहिए। G20 कंट्रीज कह रही हैं कि देखो अगर एमएनसी और डिजिटल कंपनीज, काफी बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर भी वर्क कर रही हैं, तो इनको टैक्स जो है वो भी यहां पर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेट यहां पर कर रही है और अपना पैसा और जो प्रॉफिट है वो भी यहां कमा रही है। डीलिंग विद लो टैक्स जुरिस्डिक्शन टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर प्रॉफिट शिफ्टिंग जो होता है, जिसमें ये कंपनीज क्या करती है, अपने आप को फोन तो कहीं करती है लेकिन बिजनेस को कहीं और ट्रांसफर कर देती है ताकि टैक्सेस को बचाया जा सके, और टैक्स हेवंस के अंदर या ऐसी जगह पर जहां पर टैक्स काफी कम लगता है वहां पर अपने जो बिजनेसेस होते हैं उसको शिफ्ट करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ऑपरेट तो ऐसी कंट्रीज में करेंगी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, लेकिन बिजनेस वहां पे दिखाया जाएगा जहां पे टैक्स कम से कम होते हैं। तो इसी वजह से ये जो प्रोविजन है वो लेकर आया गया, और इसे लेकर आया गया किसके द्वारा? OECD G20 के द्वारा। तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, G20 है और OECD भी इसमें शामिल है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, एमएनसीज और डिजिटल कंपनीज जो आजकल टैक्स को बचाने में काफी आगे है और काफी ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी टैक्सेस नहीं पे करते हैं, तो उनको यहां पर कवर करने की कोशिश करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इस बार, क्योंकि कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुई है डिजिटल कंपनीज को लेकर। अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और यहाँ पर वेरियस डिजिटल कंपनीज होती है उनके बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इस तरीके का एक इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा OECD G20 का ये अग्रीमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, किसके द्वारा लेकर आई जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, RBI के द्वारा, IMF के द्वारा, UNCTAD के द्वारा। इकोनॉमिक टाइम्स से क्वेश्चन बनाया गया है, किसके द्वारा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो लाई जाती है? क्योंकि अभी ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि प्राइसेस कोविड वेरिएंट्स जो है वो रिकवरी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो हमारी रिकवरी को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हमने देखा हो जब कोविड आया तो हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर पिछले साल का टाइम था जब रिकवरी ने होना शुरू किया। जनवरी फरवरी तक हमने काफी हद तक रिकवर कर लिया था, लेकिन फिर मार्च में सेकंड वेरिएंट आया तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी फिर से नीचे चली गई और अब दोबारा से रिकवरी की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर अभी भी डेल्टा वेरिएंट की जो बातें हैं वो यहां पर करी जा रही हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसे RBI के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी है जिसे IMF के द्वारा लेकर आया जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जिसे कि भारत के सेंट्रल बैंक RBI के द्वारा लेकर आया जाता है, अगर यहाँ पे आगे ग्लोबल लगा होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसे IMF के द्वारा लेकर आया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द मेजर डिफरेंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट्स इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय। तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? US के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, UN के ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, UN के हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, 10 सेकंड्स में आपके स्टार्ट कर देता हूं। पेंडेमिक की वजह से वल्नरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो भी काफी ज्यादा राइज हुई है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे लेकर आया जाता है US के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। पेंडेमिक रिजल्टेड इन इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा बढ़ने लग गई, और यहाँ पे एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट जो होते हैं वो भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। हालांकि फिर भी देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा ट्रैफिकिंग के जो इंस्टेंसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। US हैज डिटरमाइंड दैट गवर्नमेंट्स और 12 कंट्रीज जिसमें चाइना भी शामिल है, उनके पास पॉलिसी है
इस चीज को रोकने के लिए on India report says while it did not meet the minimum standard to eliminate trafficking, the government was making significant effort. तो यहाँ पर कहा गया कि 12 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास रोबस्ट पॉलिसीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसमें चाइना का नाम भी आता है। इंडिया के पास हालांकि ज्यादा कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो नहीं इंडिया मीट करता, लेकिन गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है इंडिया की, वो काफी ज्यादा एफर्ट जो है ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ले रही है, ऐसा रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन ये भी साथ में कहा गया कि जहां पर बॉन्डेड लेबर की बात आती है वहां पर इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो उतने ज्यादा नहीं है, ट्रैफिकिंग के लिए है लेकिन बॉन्डेड लेबर के लिए नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, और आपको इनकरेक्ट यहां पर सिलेक्ट करना है। असेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड लेऑफ्स इन यूनिट्स एंगेज्ड इन असेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो जो असेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस जो है वो अलाउ करता है राज्य सरकारों को कि वो क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड लेऑफ्स को रोक सकते हैं। रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम व्हेन इट इज नेसेसरी इज आल्सो अ कॉज ऑफ पेनलाइजेशन। जब कहा जाता है कि आपको ओवर टाइम करना है, उसका रिफ्यूजल किया जाता है, उसके अंदर भी पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर रखा गया है। ये भी आपका इकोनॉमिक सेक्शन से, क्योंकि लेबर लॉज के ऊपर काफी ज्यादा आजकल बात हो रही है, क्वेश्चन बन के आ सकता है। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं। पोस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भी आप लोग जानते हैं कि जो आप सर्विसेज फिल करते हैं यूपीएससी के अंदर 20-22 सर्विसेज होती है, उसके अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर भी आप लोगों की पोस्टिंग होती है। तो पोस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सीज, यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कम्स विद एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट, ईडीएसए के साथ सरकार जो है वो यहाँ पर आई है। अगर हम बात करें ईडीएसए, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस, ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्ट्राइक, लॉकआउट्स नहीं कर सकते, लेऑफ्स जो हैं इन यूनिट्स एंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज वो भी सरकार के हाथ में चला जाता है। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ये रिलेट करता है जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं आर्म्स की, एम्यूनिशन की, या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट डिफेंस गुड्स की, क्योंकि वो तो काफी जरूरी है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे लड़ाई करेंगी बॉर्डर्स के ऊपर, राइट। तो एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं, ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान रखिएगा, ताकि आप स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स को रोक सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम वर्क करने के लिए कहा भी जाता है, मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है चाइना के साथ और हमें काफी ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत है, तो हो सकता है ओवर टाइम भी यहाँ पर लोगों को करना पड़े, तो उस चीज के लिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस केस के अंदर 10,000 रुपए तक का फाइन जो है वो भी लगाने का प्रावधान है, क्योंकि ये आपका एक असेंशियल सर्विस में आता है, आपका असेंशियल डिफेंस सर्विस में आता है, ध्यान रखिएगा। आपको इनकरेक्ट बताना था, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पर आपका जो मॉनसून सेल है दैट इज रनिंग, आप रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड। जो भी 100 डेज 200 डेज या फिर मिशन यूपीएससी के अंदर आप डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं वो आप यहां पर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 जो है दैट मेक्स द स्कीम ऑप्शनल फॉर फार्मर्स, तो ये जो स्कीम है ये फार्मर्स के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इंश्योर्ड फ्रॉम एफएओ इज सिनोनिमस टू पीएमएफपीवाई स्कीम, एक इंश्योर्ड करके भी प्रोग्राम है जो कि एफएओ के द्वारा लाया गया है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही एक सिनोनिमस है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको सामने दे रखी है, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूँ। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया जहां से आजकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। गवर्नमेंट ने एक क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन जो था फसल बीमा योजना के लिए वो लॉन्च किया ड्यूरिंग द क्रॉप इंश्योरेंस वीक, और ये जुलाई 1 जुलाई 7 मतलब अभी भी इसे चलाया जा रहा है। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं पहले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जब 1.0 से 2.0 आए तो काफी ज्यादा इसके अंदर चेंजेस किए गए, जिसके अंदर ये भी था कि इसे पूरी तरीके से वॉलंटरी बनाया गया। नाउ इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फार्मर्स वेदर दे वांट टू जॉइन दिस स्कीम और नॉट, क्या वो इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरीके से उनकी मर्जी होने वाली है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक एनरोलमेंट 100% जो इसमें एनरोलमेंट होगा वॉलंटरी होगा, ये किसान की इच्छा से होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो सेंट्रल सब्सिडी है उसकी भी बात कर लेते हैं। कैबिनेट ने डिसाइड किया कि सेंटर का जो प्रीमियम सब्सिडी है अंडर दिस स्कीम फॉर प्रीमियम रेट्स अप टू 30% वो अनइरिगेटेड एरियाज के लिए रखी गई, और 25% का जो सब्सिडी का कैप था वो इरिगेटेड एरियाज या क्रॉप्स के लिए रखा गया। यहां पर स्टेट्स जो थे, जो राज्य थे, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी राज्य सरकारों को, यूटीज को, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करें, और यहां पर उनको ऑप्शन भी दिया टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और भी किसानों को जो नुकसान होते हैं वो रिस्क को आपको इसमें इंक्लूड करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। इस चीज की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रखी है, ठीक है।
यहां पर इन द रीवैम्प्ड जो नया वर्जन आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, एक प्रोविजन रखा गया किस चीज के लिए, इसमें अगर स्टेट्स डोंट रिलीज देयर शेयर बिफोर मार्च 31 फॉर द खरीफ सीजन, तो उनको नेक्स्ट सीजन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया। जो इंश्योर्ड करके प्रोग्राम है ना, इंश्योर्ड फ्रॉम एफएओ, ये एफएओ का नहीं है, ये आईफेड का है, ठीक है, और ये सिनोनिमस है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। तो ये जो बॉडी का नाम दिया है ये इनकरेक्ट दिया, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड आपकी इनकरेक्ट है। आईफेड की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आईएनएस सर्वेक्षण को लेकर है, पूछा गया आईएनएस सर्वेक्षण सीन इन द न्यूज, क्या है ये, कोई पेट्रोल वेसल है, कोई हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है, कोई ऑयल स्कीमर है, या प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल है। ये मैं 10 सेकंड्स आपके शुरू कर देता हूं। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया, कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जल्दी से बताएं, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। आईएनएस सर्वेक्षक, सर्वेक्षक मतलब सर्वेक्षण करने वाला, ठीक है। इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल शिप। सर्वेक्षक जो है ये इसने अभी डिपार्ट किया है कोलंबो के लिए ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्वे असिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो अभी नया सर्वे के लिए इसने डिपार्ट किया है, नए अपने एक्सपीडिशन पे ये जा रहा है। इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप सर्वेक्षक सक्सेसफुली कंप्लीटेड सर्वे एक्शन अराउंड द साइट ऑफ इल फेटेड एमवी एक्सप्रेस पर्ल ऑन 2 जुलाई। तो यहाँ पे श्रीलंका के पास इन्होंने काफी ज्यादा सर्वे किया और जो डेटा था वो भी श्रीलंकन अथॉरिटीज को हैंड ओवर किया। इस तरीके से भारत दूसरे देशों की और खासतौर पे पड़ोसी देशों की हेल्प करता रहता है, जहां पे हम अपनी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं दूसरे देश को हेल्प करने के लिए। और ये किस तरीके का सर्वे करता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है, हाइड्रोग्राफिक रिलेटेड मरीन रिलेटेड सर्विस जो है वो इसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि ई संजीवनी ऐप को लेकर पूछ रहा है। बताइए इनकरेक्ट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर गलत है। इट कम्स अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम। ये किसके अंतर्गत आता है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम के अंदर आता है। ये ओपीडी टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करता है यूजर्स को, ये भी हो सकता है। अ नेशनल ओपीडी ऑन ई संजीवनी ओपीडी वाज होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यहाँ पे एक नेशनल ओपीडी जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पीआईबी से बनाया गया है। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूँ, आप करिए इसका आंसर। ई संजीवनी काफी फेमस पोर्टल है और अभी रिसेंटली न्यूज थी कि 70 लाख ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो थी वो इसके अंदर हमने कंप्लीट करी थी। आप जानते हैं ई संजीवनी एंड ई संजीवनी ओपीडी दो अलग अलग सिस्टम है। ई संजीवनी ओपीडी जो है वो पेशेंट टू डॉक्टर के लिए था, ताकि पेशेंट और डॉक्टर इंटरैक्ट कर सके और टेलीमेडिकेशन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जा सके। एक आपका ई संजीवनी था जिसमें डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म था, जिसमें डॉक्टर्स एक दूसरे को कंसल्ट कर सकते हैं। ये चीज के बारे में ध्यान रखा गया। तो दोनों के अंदर यहाँ पर 70 लाख जो कंसल्टेशन है वो अभी तक करी जा सकी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक पहली स्टेटमेंट जो है आपकी, इट कम्स अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसमें ओपीडी टेलीमेडिसिन सर्विस दी जाती है, ये भी ठीक हो जाती है। और अगर आपको याद हो, अभी एक नेशनल लेवल पे ओपीडी ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया गया था, होस्ट किया गया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया था, जहां पर डिफेंस सेक्टर के जो आर्मी के जो वेटरन डॉक्टर्स थे उन्होंने यहां पर काफी सारे लोगों को हेल्प करा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लेकर आया गया था, ताकि पेशेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, ऐसा नहीं कि जो लोग सिर्फ डिफेंस से ही रिलेट करते हैं, नहीं, फोर्सेस के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को यहां पर हेल्प जो थी वो प्रोवाइड करी गई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये इनिशिएटिव था। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट नहीं बताना था, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है बाय इलेक्शन को लेकर। पूछा गया है बाय इलेक्शन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बाय इलेक्शन को लेकर कहती है, इट इज यूजुअली कंडक्टेड टू फिल द वेकेंट सीट ऑफ द लेजिस्लेचर ड्यू टू डेथ और वॉलंटरी रेजिग्नेशन। तो किस केस में किया जाता है वो बताया कि वैकेंसी कब बनेगी, जब ये किया जाएगा, डेथ के केस में, रेजिग्नेशन के केस में। अंडर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, तो आपका जो आरटीए बेसिकली होता है 1951 का, बाय इलेक्शन will not be held if the term remainder for the house is less than 6 months only। तो अगर 6 महीने बचे हैं हाउस की टर्म को तो वहां पर ये नहीं कराए जाते। तो मैं आपका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट करा देता हूं, आप इसका आंसर करिए। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के जो सीएम है मिस्टर तीरथ सिंह रावत, उन्होंने रिजाइन किया और उनकी जगह पे पुष्कर धामी जी जो है वो एक नए सीएम बने हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी सेम तरीके का जो इशू है वो देखा जा रहा है, राइट। तो यहां पर इस चीज को लेकर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारी क्या करेक्ट होती है, इनकरेक्ट होगी। देखिए बिल्कुल ठीक है, बाय इलेक्शन करे जाते हैं जब वैकेंसी को फिल करना होता है। वैकेंसी किस वजह से होती है, या तो डेथ की वजह से होती है या फिर रेजिग्नेशन की वजह से होती है। तो पहली जो स्टेटमेंट है आपकी ठीक हो जाती है। अंडर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट
1951 या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बाई इलेक्शन जो है वो कब कराए जाते हैं? बाई इलेक्शन विल नॉट बी हेल्ड अगर जो रिमाइंडर टर्म है हाउस की वो 6 महीने नहीं, वो 1 साल से कम है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6 महीने नहीं, अगर जो हाउस है, हाउस को रन करने में मान लीजिए अभी 1.5 साल का टाइम बचा हुआ है, हाउस रन करेगा 1.5 साल तक, 2 साल तक, तो आप इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मान लीजिए हाउस की जो टर्म है वो सिर्फ 8 महीने की बची है, तो वहां पर ये चीज नहीं कराई जाती, ठीक है? क्योंकि फिर 8 महीने में बाई इलेक्शन करा के आप क्या कर लोगे? तो इससे बेटर यही है कि व्यक्ति अपनी टर्म को यहाँ पे कंप्लीट करे, या कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो आप यहाँ पर ढूंढे और उस टाइम पीरियड को कंप्लीट करे। तो जो टाइम पीरियड है वहां पे 1 साल है, ना कि 6 महीने। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि UDISE प्लस रिपोर्ट को लेकर है। पूछा गया UDISE प्लस रिपोर्ट जो रिसेंटली देखी गई है, ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री के द्वारा, आयुष के द्वारा, अर्बन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है और UDISE प्लस स्कीम जो है वो अभी यहां पर लेकर आई गई। UDISE की फुल फॉर्म पता होगी तो भी आसान हो जाएगा आपके लिए बताना। यहां पर मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, तो आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने रिलीज किया है यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है ये? यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 के लिए फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। UDISE प्लस एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के ऊपर। 1.5 मिलियन स्कूल्स को ये कवर करता है, 8.5 मिलियन टीचर्स और 250 मिलियन चिल्ड्रन को ये कवर करता है, ध्यान रखिएगा। इसे 2018-19 में लॉन्च किया गया था, और इसे लॉन्च किया गया था ताकि डेटा एंट्री उसको स्पीड अप किया जा सके, डेटा क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आसान बनाया जा सके। इट इज एन अपडेटेड एंड इंप्रूव्ड वर्जन। जो पहले UDISE आया था उसका ये इंप्रूव्ड वर्जन है, तभी इसे UDISE प्लस कहा जाता है। UDISE जो है आपके यूपीए के कार्यकाल में 2012-13 में लाया गया था, और अभी इसे जो नेक्स्ट इसका वर्जन है वो NDA के कार्यकाल में लेकर आया गया है। ये जो है UDISE प्लस की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है टाइमली एंड एक्यूरेट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो जितना ज्यादा आप स्कूल्स, टीचर्स, बच्चों को लेकर डेटा अच्छे से अच्छा, एक्यूरेट से एक्यूरेट कलेक्ट करेंगे, उतना ही बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग बच्चों को लेकर करी जा सकेगी। इन शॉर्ट अगर बात करी जाए, UDISE प्लस जो है ये हेल्प करता है मेजर द एजुकेशन पैरामीटर्स फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, कि वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, कैसे कैसे पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इंप्रूव हो गया। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 जुलाई पर पहुंच चुके हैं, और आज की इंपॉर्टेंट MCQs जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो आज जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, भारत नेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, USOF के बारे में जानेंगे, वायबिलिटी गैप फंड स्कीम क्या होती है, सेक्शन 66A भी न्यूज में था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फ्रेट स्मार्ट सिटीज को डिस्कस करते हुए गोमती रिवर, ओपेक कंट्रीज एंड आवास प्लस ऐप के बारे में जानेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो डिस्कशन होने वाला है रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर होगा, और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर पूछा है, बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा, हो सकता है। इसमें सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भारत की हैं उसको कनेक्ट करने की बात करी गई है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और एक फ्लैगशिप मिशन है। मैं यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है 10 सेकंड का वो शुरू कर देता हूँ, आप इसे आंसर करें। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है, लेट्स सी कितने आप यहाँ पे जल्दी आंसर कर सकते हैं। चलिए, सो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इसे 16 स्टेट्स में रोल आउट किया जा रहा है, और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लेकर आया जा रहा है। मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर 2,50,000 2.5 लाख ग्राम पंचायत से ज्यादा पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा, और वहां पर 100 Mbps की कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ स्टूडेंट से जब मेरी बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि उनके गांव के अंदर ब्रॉडबैंड तो अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर इंटरनेट स्पीड अच्छे से नहीं आती है। तो यहां पर होपफुली जब आपका भारत नेट प्रोजेक्ट अच्छे से पूरे तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के साथ इंप्लीमेंट हो जाता है, तो सिर्फ नेट ही अवेलेबल नहीं होगा गांवों के अंदर, उसके अलावा स्पीड जो होगी वो भी हमें यहां पर देखने को मिलेगी। क्या ये दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये BBNL के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये भी ठीक है, बट इसमें ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने की बात करी गई है, हेंस आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? B will be the correct answer. The project is a state center collaboration project, क्योंकि इसके अंदर काम तो गांवों में किया जाना है, तो सेंटर स्टेट दोनों ही कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो स्टेट्स हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग फ्री राइट्स ऑफ वे फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर तक को गांवों तक पहुंचाने के लिए राइट ऑफ वे तो देना पड़ेगा, और वो राज्यों के द्वारा दिया जा रहा है।
3 फेज इंप्लीमेंटेशन इसका किया जा रहा है, जिसमें से 2 फेजेस ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा फेज जो है 2019 से शुरू हुआ हमारा और 2023 तक चलेगा, जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क जो प्रोवाइड किया जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यूएसओएफ को लेकर है, पूछा गया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही हो जाता है। इट इज द पूल ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी दैट इज चार्ज्ड अपॉन ऑल द टेलीकॉम फंड ऑपरेटर ऑन द एजीआर। तो कहां से इसको सोर्स किया जा रहा है वो बताया गया है। द फंड इज डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इज डिस्पैच्ड ऑन अप्रूवल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो फंड है सीएफआई के अंदर डाला जाता है और इसमें इंडियन पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो भी चाहिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसकी गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करती है। यहां पर 10 सेकंड्स में आपको देता हूं, आप आंसर करें इसका, किसके द्वारा इसे लेकर आया गया है, कहां से पैसा आता है, कहां पर पैसा जाता है, किसका अप्रूवल चाहिए होता है। क्योंकि ये न्यूज में था, क्योंकि भारत नेट प्रोजेक्ट को जब हम बना रहे हैं तो उसकी जो सोर्सिंग है पैसे की यूएसओएफ से, यूएसओएफ जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वहां से पैसा आएगा। ये पूल ऑफ फंड्स है दैट इज जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाया जाता है और यहाँ पर टेलीकॉम फंड ऑपरेटर जो है उनसे यहाँ पर चार्ज किया जाता है उनके एजीआर के ऊपर। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। पैसा जो है डिपॉजिट किसमें किया जाता है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर इसे रखा जाता है और इसका अप्रूवल जो है वो किसके द्वारा दिया गया, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। अब लगने को तो लग सकते क्योंकि पैसे की बात है तो यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय है वो इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इस फंड को लेकर जितना भी गवर्न है वो करती है। ठीक है, तो इसको हेड किसके द्वारा या फिर मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा ए। यूएसओएफ इज द पूल ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी, जो कि किससे चार्ज किया जाता है, टेलीकॉम फंड ऑपरेटर ऑन देयर एजीआर के ऊपर। फंड को फिर सीएफआई के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, इंडियन पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें चाहिए होता है। यूएसओएफ कौन से एक्ट के अंदर आता है अगर मैं आपसे पूछूं तो यूएसओएफ कम्स अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो आपका है 1885 अंग्रेजों के टाइम का, उसके अंतर्गत ये आता है। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2003 और इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जो था वो दिया गया था फंड को भी। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ये अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भारत नेट को लेकर ये 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका इकोनॉमिक सेक्शन सही है, जो कि वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ को लेकर है। पूछा गया वीजीएफ को लेकर बताएं करेक्ट क्या है, क्या स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द स्कीम इज डिजाइन्ड एज अ प्लान स्कीम टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अमाउंट इन द बजट आर मेड ऑन ईयर बेसिस। तो यहाँ पे जो स्कीम है वो किसके द्वारा डिजाइन करी जा रही है, एक प्लान स्कीम है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा और यहाँ पे बजट जो है ईयर बेसिस पे बनाया जाएगा। फंड्स फॉर वीजीएफ विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन। जो वीजीएफ के लिए फंड्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे कहां से, गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन से। वीजीएफ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2004 टू सपोर्ट प्रोजेक्ट दैट कम अंडर पीपीपी। तो वीजीएफ स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया था 2004 के अंदर ताकि सपोर्ट किया जा सके प्रोजेक्ट को जो कि पीपीपी के अंतर्गत आते हैं। यहां पर टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, आंसर करिएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ जो है इसको लेकर आया जाएगा, किस चीज को लेकर, कोविड-19 इंपैक्ट को कम करने को लेकर। ठीक है, तो ये न्यूज थी। आते हैं यहां पर देखते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। तो स्कीम को डिजाइन किया गया एक प्लान स्कीम के तौर पे ताकि इसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो एडमिनिस्टर भी कर सके और ईयर बेसिस पे जो आपका बजट अमाउंट होता है वो इसमें मैनेज भी किया जा सके। साथ ही साथ जो फंड्स है वीजीएफ के वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन होता है जीबीए के द्वारा। इसके अलावा वीजीएफ स्कीम जो है कोई नई स्कीम नहीं है, पहले भी अलग अलग एरियाज में इसको लॉन्च किया जा चुका है। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जा सके और अभी ये कोविड-19 के इंपैक्ट को कम करने के लिए लेकर आई जा रही है। यहां पर फिलहाल हमारी तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर वायबिलिटी गैप फंडिंग को लेकर। वायबिलिटी गैप फाइनेंस का मतलब होता है जब हम एक ग्रांट देते हैं किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होता है बट फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब कोई प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, मतलब उसके ऊपर पैसा खर्च करना जस्टिफाइड है, जैसे कि कोविड-19 की बात करें, पैसा खर्च करना जस्टिफाइड है, लोगों की जान बचानी है और यहाँ पे रिकवरी जो है वो भी करनी है, लेकिन फाइनेंशियली वो वायबल नहीं होता। फाइनेंशियली उतना ज्यादा पैसा जो है वो हम खर्च कर पाए इतनी जल्दी वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता, वहां पर वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होता है इस प्रोविजन को लेकर आया जाता है। स्कीम इज डिजाइंड एज ए प्लान स्कीम रहती है ये और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एडमिनिस्टर करी जाती है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 66A सेक्शन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसे स्ट्रक डाउन किया था। इसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ऐसा किस केस के अंतर्गत कहा गया था? लिली थॉमस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, अरुणा रामचंद्र शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा साहनी केस के अंदर, या फिर श्रेया सिंगल केस के अंदर? टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, विद इन 7 सेकंड्स में आप आंसर करिएगा। यहां पर जो आपका 66A है काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और यहाँ पे डिस्ट्रेसिंग एंड शॉकिंग दैट पीपल आर स्टिल ट्राइड अंडर सेक्शन 66A, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहा गया। ने कहा कि सेक्शन 66A जो आईटी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंतर्गत लोगों को अभी भी ट्राई किया जाता है। ये जो है ये चीज शॉकिंग है, ये चीज डिस्ट्रेसिंग है, ऐसा कहा गया। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट वाज यूज्ड टू पनिश ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जिसे कि ग्रोसली ऑफेंसिव माना जाता है। ठीक है, जब भी इस तरीके से लोग मिसयूज करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन को, किसी को अनॉय करने के लिए कोई इनकन्वीनियंट इंफॉर्मेशन भेजते हैं, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन या इंसल्ट करते हैं, इंजुरी करते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनमिटी या फिर हेट्रेड की कोई चीज भेजी जाती है, तो वो सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर पनिशमेंट के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वैसे तो आर्टिकल जो है उसको यूज भी किया जा सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि इसे कैसे हम लेकर आते हैं। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस चीज को लेकर था? इसके अंदर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, जो कि कन्विक्टेड लॉ मेकर्स को अलाउ करता था 3 महीने का पीरियड फॉर फाइलिंग अपील्स टू द हायर कोर्ट एंड टू गेट अ स्टे ऑन द कन्विक्शन, ताकि कन्विक्शन के ऊपर जो यहाँ पे कन्विक्टेड लॉ मेकर्स हैं उनको यहां पर स्टे दिलाया जा सके। ठीक है, तो उस चीज को खत्म करना था, क्योंकि यहां पर जो लॉ मेकर्स थे इसका मिसयूज कर रहे थे। अरुणा रामचंद्र शॉनबर्ग केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया जो था इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया था। ये केस जो था वो भी शॉनबर्ग केस के अंदर हमने देखा था। इंदिरा साहनी केस 1992 के अंदर आया, जिसके अंदर डिसीजन दिया गया रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, और श्रेया सिंगल केस जो 2015 के अंदर आया था, वहां पे आईटी एक्ट का सेक्शन 66A जो था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ताकि उसका मिसयूज जो है वो ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल भी कहा कि अभी भी सेक्शन 66A के अंतर्गत जो फ्री स्पीच है उसकी वायलेशन जो है वो करी जा रही है, और लोगों को अभी भी इसके अंदर ट्राई किया जा रहा है, तो इसका रोका जाना जरूरी है। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। स्मार्ट सिटीज, फ्रेट स्मार्ट सिटीज को लेकर क्वेश्चन है, पूछा गया फ्रेट स्मार्ट सिटीज को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। ध्यान रखिएगा, फ्रेट को लेकर इंडियन रेलवेज भी काफी ज्यादा काम कर रही है, जिसमें फ्रेट ट्रेन्स और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लॉन्च करे गए, क्योंकि ये चीजें आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी आंसर करने में इजी होगा। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कहती है, इट एम्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अर्बन फ्रेट एंड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिडक्शन इन द लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर रिडक्शन करना है और अर्बन फ्रेट एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर इंप्रूव करनी है। अंडर दिस इनिशिएटिव ऑल द कैपिटल रीजन्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल बी डेवलप्ड एज फ्रेट स्मार्ट सिटीज। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? कैपिटल रीजन्स जो है अलग अलग राज्यों की, उनको फ्रेट स्मार्ट सिटीज के तौर पे डेवलप किया जाने वाला है। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमिटीज वुड बी फॉर्म। तो सिटी लेवल पे लॉजिस्टिक कमिटीज जो है वो भी यहाँ पर बनाई जानी है। तो जल्दी से मुझे आंसर करें, 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। यहां पर किस किस चीज के बारे में हमने पढ़ा था? अंडर द फ्रेट स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी जो है, क्या उसको बनाया जाएगा? तो यस, सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी यहां पर बनाई जा रही है। तो पहली जो तीसरी स्टेटमेंट वो आपकी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप पहली स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो भी आपको सही होती दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि देखिए एफिशिएंसी तो लानी है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता था कि वो सिर्फ रूरल एरिया के अंदर लानी हो या अर्बन एरिया के अंदर लानी हो, लेकिन क्योंकि जब हम फ्रेट की बात करते हैं यूजुअली वो अर्बन एरिया से वेल डेवलप्ड रोड और आपका हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का एक नेटवर्क अच्छे से डेवलप होता है, तो अर्बन एरिया के होने के चांसेस यहां पर ज्यादा थे। तो फ्रेट स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो है सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी के साथ साथ यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज लोकल एंड स्टेट लेवल के ऊपर वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही साथ अर्बन फ्रेट को यहां पर एफिशिएंट बनाने की बात करी गई है, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम की जा सके, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करी जाएगी तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस कम हो जाएगा और उसे एक्सपोर्ट करने में भी आसानी होने वाली है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी ठीक हो जाती है। क्या इसके अंदर जितनी भी कैपिटल रीजन है उसको कनेक्ट किया जा रहा है? देखिए, under this initiative state governments will identify 10 cities initially to be developed as freight smart cities। तो इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो 10 सिटीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, कैपिटल रीजन की बात नहीं करी गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। हिंदी साइड के ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, सो आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू मोर एक्स्ट्रा सेकंड्स ताकि आप इसका आंसर कर पाए। आंसर करिए।
चलिए, वैसे यहाँ पे बता ही दिया था, तो 1 and 3 आपका ये ऑप्शन दिखाई दे रहा था। सॉरी फॉर रिमेनिंग क्रॉपिंग ऑफ द ऑप्शंस। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर इनिशियल स्टेज में 10 सिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ पर कनेक्ट करने की बात करी गई है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, रेलवेज वाले पॉइंट को भी ऐड करिएगा, कनेक्ट करिएगा, बिकॉज जब मेंस के अंदर लिखने को आएगा तो आप फ्रेट स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करिएगा, फ्रेट ट्रेन्स के बारे में बात करिएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में भी बात जरूर करिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले रेन 50 कोड जो कि आपके पास लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, उसे आप 100 डेज 200 डेज के लिए यूज कर सकते हैं, मिशन यूपीएससी 2022 के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि गोमती को लेकर है। गोमती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इजी क्वेश्चन है, यहां पर 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। गोदावरी, गंगा, सतलुज या फिर कृष्णा। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया, गोमती प्रोजेक्ट जो है सीबीआई ने यहां पर रेड्स कंडक्ट करने की जो स्टार्ट है वो किया है 40 लोकेशंस यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ऐसी 40 लोकेशन है जहां पे जो रेड है वो करना शुरू किया गया है। देखिए, जो इस तरीके के कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि सीबीआई ने कहां पर रेड करी, ऑफकोर्स ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि गोमती प्रोजेक्ट इसके अंदर न्यूज में था, तो ये आपसे रिवर की लोकेशन, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी चीजें पूछी जा सकती हैं। सीबीआई ने मंडे को वैसे 40 लोकेशन यूपी की, राजस्थान, वेस्ट बंगाल की करप्शन केस के अंदर यहां पर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है वहां पर जो पूछताछ है वो शुरू करी, रेड करनी शुरू करी। और गोमती रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, गंगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहां पे एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए। सो ये आपकी गंगा रिवर है, गोमती रिवर बेसिन भी आपको यहां पर दिखा रखी है। ठीक है, आसपास की जो रीजन्स हैं वो भी देख लीजिएगा। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूं। दिस इज दिल्ली, फिर यूपी वाला रीजन है। दिस इज गंगा, गोमती यहां पे आपको दिखाई दे रही है। देन आपकी घग्गर है, और ये आगे जो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहां तक ही जाती है। ठीक है, चलिए, गंगा एलुवियल प्लेन एंड सैंपलिंग साइट भी यहां पर दे रखी है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ ओपैक। ओपैक का कौन यहां पर पार्ट नहीं है? वेनेजुएला, कतर, इजिप्ट, इंडिया। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया, आजकल ओपेक क्राइसिस चल रहे हैं, ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया काफी ज्यादा ओपेक कंट्रीज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जाए, ताकि कुछ हद तक जो प्राइसेस है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो सके। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में भी एक टसल जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। करंटली ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस 15 कंट्रीज, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गबून, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला जो है वो शामिल हैं इसके अंदर। ओपेक प्लस क्राइसिस जो है डीप हो चुके हैं, डीपन हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से यूएई ने तो ये भी कह दिया कि हो सकता है हम इसको एग्जिट भी कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे वेनेजुएला, कतर का नाम तो मैंने आपको दिया, तो ये दोनों तो हैं, कौन नहीं है? इजिप्ट, इंडिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नोट द पार्ट ऑफ ओपेक। तो यहाँ पे 3 और 4 सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैप के ऊपर भी जो ये 15 कंट्रीज हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जहां पर जो कंट्रीज सबसे ज्यादा जो ऑयल है इसको एक्सपोर्ट करती है। सऊदी अरेबिया एंड यूएई क्रैंक्ड अप द टेंशन इन द ओपेक स्टैंड ऑफ एज द रेयर डिप्लोमेटिक स्पॉट जो है वो दोनों के बीच में जो काफी अच्छे एलाइज माने जाते हैं उनके बीच में देखने को मिल रहा है। जो बिटर क्लैश है ओपेक प्लस के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस भी वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज हो रहे हैं, और इंडिया के अंदर तो इसकी मार हम देख ही सकते हैं, डेली बेसिस पे न्यूज में दिखाया जाता है। यूजुअली क्या होता है, जब भी यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में किसी भी तरीके का टसल होता है तो बाहर की कंट्रीज को नहीं पता चलता, वो विद इन द वॉल्स से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बाहर मीडिया के अंदर भी अब हमें देखने को मिल रहा है। खैर, देखते हैं आगे आके। इसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो तो मटेरियलाइज नहीं हो पाई, आगे आके क्या डिसाइड होता है इसके ऊपर, क्या यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज करके प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आवास प्लस ऐप को लेकर पूछा गया, आवास प्लस ऐप लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने पीएम को लिखा है और कहा है आवास प्लस विंडो फॉर द एंटायर स्टेट ओपन अप करने के लिए। आवास ऐप, ग्रामीण आवास ऐप एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन जिसे कि यूज किया जाता है प्रधानमंत्री फिर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एंड पीएम आवास ऐप प्रोवाइड करती है इजी इंटरफेस फॉर हाउसिंग ऑल द बेनिफिशियरीज टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन
ऑफ देयर हाउसेस। तो इसमें जो बेनिफिशियरीज है जिनका यहाँ पर घर बन रहा है वो उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। इंटरैक्शन का जो पॉइंट है वो इस ऐप के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना आवास ऐप एंड्रॉइड ऐप है और इसे यूज किया जाता है इंस्पेक्टर्स के द्वारा भी, ताकि प्रोग्रेस जो होती है हाउसेस की वो यहाँ पर देखी जा सके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आवास ऐप को लेकर। चलिए, ये एक यहाँ पे सीन दिखाया है किस तरीके से आपकी आवास ऐप दिखाई देती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि रायल सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट RLIS को लेकर है, दैट वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। इसे किस स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। 10 सेकंड्स के अंदर द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस राज्य के जो सीएम है उन्होंने लिख के दिया है मिस्टर जावड़ेकर को, और अर्ली एनवायरमेंट क्लियरेंस, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्टर है मिस्टर जावड़ेकर, उनसे यहाँ पर मांगी है रायलसीमा प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस देने की बात करी गई है। किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसका है? आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है, रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वैसे भी रीजन जो है आंध्र प्रदेश में फॉल करता है। इजी था बताना, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ इजी क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं और कई बार वो भी हमारे गलत हो जाते हैं अगर बेसिक चीज के बारे में हमें नहीं पता है। तेलंगाना जो है उसने डिसाइड किया है कि रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश का है उसको अपोज करेगा, विच लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम द पोट्री याडुपू कनाल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बीइंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर। क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य में ऐसी चीजें होती रहती है जिसमें एक अगर राज्य कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो दूसरे को नुकसान होता है, और इसी वजह से दूसरे राज्य को उसका अपोज करने का एक जो मौका होता है वो भी यहां पर मिल जाता है। एपी हैज बीन अपोजिंग तेलंगाना मूव, तो तेलंगाना एपी को, आंध्र प्रदेश को अपोज कर रहा है, एंड वाइसे वर्सा, और दोनों ही अपने अपने जो स्टांसेस है वो यहां पर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस के लिए भी रख रहे हैं। चलिए चलते हैं, एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू एज वेल, क्योंकि मैप का जो हमारा टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली उसके अंदर भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा चेंज करके यहां पर पूछा है। गल्फ ऑफ बोथनिया किस किस के बीच में लोकेट करती है? स्वीडन फिनलैंड के बीच में, यूके नॉर्वे के बीच में, इटली क्रोएशिया के बीच में, या फिर ग्रीस और टर्की के बीच में। 10 सेकंड्स में आंसर करिए, फिर मैं आपको इसका जो मैप है वो दिखाने वाला हूं, ताकि आप जो आसपास की लोकेशंस है उसको भी देखकर यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे ग्रैब कर सके। चलिए, तो गल्फ ऑफ बोथनिया देख लेते हैं, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने इसको। वैसे तो नॉर्वे और स्वीडन एक जगह हो जाता है, फिनलैंड आपका यहां पर है, और गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। नीचे आपकी जो लातविया, लुथेनिया, रशिया है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बाल्टिक सी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वीडन एंड फिनलैंड, ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 7 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं, और आज द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो वेरियस टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, जिसमें इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, देन यूनिटी 2022 बोल्ड प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, निपुण भारत के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिवर सिस्टम को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, वोल्केनो, ग्रेविटेशनल वेव्स, भीमा कोरेगांव बैटल और कोविड-19 ऐप को लेकर क्वेश्चन हमारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इस्तांबुल कन्वेंशन। रिसेंटली न्यूज में था, इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। इस्तांबुल कन्वेंशन अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये किस चीज से रिलेट करता है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से, इलीगल आर्म सेल से, बायोकेमिकल वॉरफेयर, या फिर सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस से। टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं, यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली टर्की जो है, टर्की साइंस आउट ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन, टर्की ने इससे एग्जिट जो है वो किया है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को ही इस्तांबुल कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, सो काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को क्या कहा जाता है? इस्तांबुल कन्वेंशन। दोनों में से कोई भी नाम से पूछा जा सकता है। एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है ये काउंसिल ऑफ यूरोप की अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए। इसे 2011 के अंदर लेकर आया गया था। ट्रीटी जो है दुनिया की पहली ऐसी बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि टैकल करता है किसी भी तरीके के वायलेंस को अगेंस्ट द वुमेन। इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जो कि वायलेंस को टैकल करने के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर असोल्ट या फिर जेनिटल म्यूटिलेशन और भी किस अलग अलग तरीके के जो असोल्ट्स होते हैं उनको यहां पर कवर किया गया ताकि उन सबको प्रिवेंट किया जा सके। इंडिया इसके अंदर क्या मेंबर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। फिलहाल जो न्यूज थी वो ये थी कि टर्की जो है वो साइन आउट कर रहा है इस्तांबुल कन्वेंशन से, जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को लेकर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट क्या इंडिया मेंबर है या नहीं, यस और नो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा।
चलिए चलते हैं यहाँ पर इस्तांबुल कन्वेंशन से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यूनिटी 2022 मिशन को लेकर है। पूछा गया यूनिटी 2022 मिशन सीन इन द न्यूज इज बीइंग अंडरटेकन बाय, क्या ये स्पेस एक्स इलॉन मस्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन है, वर्जिन गैलेक्टिक का मिशन है, ब्लू ओरिजिन जेफ बेजो की है, बोथ ए एंड बी। टाइम पीरियड में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनाया गया है, यूनिटी 2022 किसका मिशन है, किस चीज के लिए लेकर आया गया है। चलिए टाइम इज ऑलमोस्ट अप, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी 22 विल बी वर्जिन गैलेक्टिक नेक्स्ट रॉकेट पावर टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स स्पेसशिप VSS यूनिटी। ये 22nd मिशन होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पे 22 नाम जो है वो रखा गया है। और क्या है, ये टेस्ट फ्लाइट है इसकी स्पेसशिप की। दिस विल बी वर्जिन गैलेक्टिक्स 4th क्रूड स्पेस फ्लाइट। तो क्रूड स्पेस फ्लाइट है, अनक्रूड नहीं है, मतलब इसमें लोग जो है वो होने वाले हैं। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट टू कैरी फुल क्रू ऑफ 2 पायलट्स इसमें रहेंगे एंड 4 मिशन स्पेशलिस्ट इसके अंदर रहेंगे इन द कैबिन, इंक्लूडिंग वर्जिन ग्रुप फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन जो है वो भी इसमें होने वाले हैं, हु विल बी टेस्टिंग आउट द प्राइवेट एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली कि रिचर्ड ब्रैंसन जो है वो भी इसके अंदर रहने वाले हैं। अब वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर हो ही सकते हैं। और वैसे अभी देखा जाए तो एक स्पेस टूरिज्म को लेकर वॉर टाइप चल रहा है स्पेस एक्स ब्लू ओरिजिन के बीच में, और अब वर्जिन गैलेक्टिक भी इसमें शामिल हो गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। यहाँ पे एक चीज और भी देखने वाली है, एक इंडियन बोर्न एस्ट्रोनॉट है जो कि इस क्रू का मेंबर होने वाले, जिनका नाम है शिरीषा बांदला। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बोल्ड प्रोजेक्ट को लेकर है। पूछा गया बोल्ड प्रोजेक्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट एम्स एट रिड्यूसिंग डेजर्टिफिकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट। तो ये क्या करता है, ये डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करने की बात करता है और रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करता है। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो इसके अंदर एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। तो यहाँ पर 10 सेकंड का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूँ। PIB से क्वेश्चन बनाया गया है, कोशिश करें विद इन द टाइम इसे आंसर करने की। क्या KVIC ने इसको इंप्लीमेंट किया होगा, या फिर क्या ये डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, अगर आप नाम देखें, इट इज बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया है एक यूनिक बैम्बू प्रोजेक्ट जिसका नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, राजस्थान के अंदर बोल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यस इसे डेजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए लेकर आया गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग द डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट जो है वो भी KVIC के द्वारा इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया है, बोल्ड भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, और बैम्बू ओएसिस लैंड इन ड्राउट की फुल फॉर्म लिखी हुई आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो सिर्फ बोल्ड प्रोजेक्ट के बारे में लिखेंगे, किसके द्वारा लाया गया है, KVIC के द्वारा। डेजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए राजस्थान के अंदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर क्रिएट करी जाएगी। बोल्ड इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन इंडिया विच वाज लॉन्च्ड टुडे फ्रॉम द ट्राइबल विलेज, जो कि नाम है निचला मांडवा इन उदयपुर राजस्थान से। ठीक है, तो 5000 सेपलिंग्स जो बैम्बू स्पीसीज की है उसको यहां पर लेकर आया गया है और 25 बीघा जो जमीन है वहां पर उसे प्लांट किया गया। और ये जो सेपलिंग्स लाई गई थी ये स्पेशली असम से लेकर आई गई थी। प्रोजेक्ट बोल्ड यहाँ पे पर्पस है कि हमें बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस जो है वो क्रिएट करने हैं। बैम्बू ही क्यों, क्योंकि बैम्बू के बारे में हमने MCQs और हिंदू के डिस्कशन में भी डिस्कस किया है ये चीजें कि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह से ही ऑक्सीजन CO2 को आप बैलेंस कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे यस इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, KVIC के द्वारा किया जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती हैं, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निपुण भारत स्कीम को लेकर पूछा गया, निपुण भारत स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इट कम्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। इट फोकसेज ऑन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको दे देता हूँ, आप सोच समझ के आंसर करें। न्यूज़पेपर में से इसे बनाया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, इन्होंने लॉन्च किया था निपुण भारत, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, और न्यूमरेसी के ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और
न्यूमरेसी, रन याद रखिएगा निपुण के अंदर, रन, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इन तीनों चीजों के ऊपर निपुण के अंदर ध्यान दिया गया है। हालांकि जो पहली स्टेटमेंट है, विजन ऑफ निपुण भारत मिशन जो है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ लिटरेसी की भी बात करी जाएगी, न्यूमरेसी की भी बात करी जाएगी, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है यहाँ पर उसको डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी जो है वो अपनी डेवलप कर सके, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, न्यूमरेसी के अंदर बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, निपुण को लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, लेकिन ये आता है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। आपको याद होगा समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ही 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए थे जिसको कि सबस्यूम कर लिया गया था, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी इसके अंदर शामिल था। सो बेटर आंसर जो होगा सर्व शिक्षा अभियान नहीं होगा, समग्र शिक्षा अभियान होगा, और समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंतर्गत 3 प्रोग्राम्स जो थे जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी जो था शामिल था, और 2 प्रोग्राम्स और थे, एक टीचर को लेकर था, हिंट दे देता हूं, एक हायर एजुकेशन को लेकर था, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। इन दोनों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, तो वही रिकॉल करना काफी जरूरी है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंदर सर्व शिक्षा अभियान, एक प्रोग्राम था वो टीचर्स को लेकर था, हिंट दे दिया मैंने आपको, और एक प्रोग्राम हायर एजुकेशन को लेकर था। इन तीनों को सबस्यूम किया गया था। फिलहाल यहां पर जो आंसर आपका हो जाता है वो क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। निपुण भारत स्कीम के बारे में भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूं, सर्व शिक्षा अभियान जो है ना वो फोकस करता था एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर, जिसको कि अब सबस्यूम कर लिया इसके अंदर, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान जो है वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। तो आपका समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका फोकस जो है क्वालिटी के ऊपर है। ठीक है, और आपका जो सर्व शिक्षा अभियान उसका ध्यान जो था एनरोलमेंट के ऊपर था। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो यहां पे जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो है, वैसे तो हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। गोमती रिवर सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, लास्ट टाइम मैंने आपको ये तो बताया था गोमती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन अब आपको यहाँ पे लेफ्ट बैंक राइट बैंक जो है वो भी बताना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, 10 सेकंड्स में कोशिश करिएगा इसको आंसर करने की। गोमती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है और किसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बावजूद आपको ये भी बताना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चलिए, तो यहां पर गोमती रिवर फ्रंट स्कैम जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में था, लेकिन आपको स्कैम के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सीबीआई ने केसेस फाइल करे हैं अगेंस्ट 189 ऑफिशियल्स, सर्चेस करी हैं यूपी के अंदर और वेरियस अदर लोकेशंस के अंदर। गोमती रिवर जो है इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ, रिवर इज अ डॉटर ऑफ ऋषि वशिष्ठ एंड बेदिंग इन द गोमती ऑन द एकादशी जो है वो यहाँ पर अच्छा माना जाता है अपने पापों को धोने के लिए, राइट। तो ये कुछ जो लेजेंड्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, कहीं पर पूछे जा सकते हैं। गोमती एक मॉनसून फेड रिवर है जो कि ओरिजिनेट करती है कहां से, गोमत ताल से। गोमत ताल जिसे कि पहले फुलहार झील कहा जाता था, ये यहां से ओरिजिनेट करती है। ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो भी बता दिया, 960 किलोमीटर लंबी है और आपकी थ्रू आउट उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी और इवेंचुअली गंगा के अंदर जाकर मिल जाती है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं एक बार आपको ये मैप के ऊपर दिखा देता हूं जो रिवर्स आपकी एग्जिस्ट करती है। यहां पर एक बार थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। सो दिस इज यूपी, आपकी गंगा ऊपर है, यमुना आपके उत्तराखंड से निकलती हुई, गोमती भी यहीं से निकलती हुई आप देखेंगे यहां पर वापसी इवेंचुअली ये गंगा के अंदर यहां पर लेफ्ट साइड से मिल रही है। ठीक है, आसपास की रिवर जो है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रेन 50 कोड जो है इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली, इसे यूज कर लीजिएगा जो भी आप सीरीज को यहां पर एनरोल कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है राइगू के बारे में पूछा गया। राइगू रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये क्या है, क्या ये कोई जापानीज हैंडीक्राफ्ट है, कोई एग्रीकल्चर का स्टाइल है, कोई किमोनो के टाइप है, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में यहाँ पर शुरू कर देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, जल्दी से बताएं राइगू क्या है। आपने इसे कहीं ना कहीं न्यूज में जरूर पढ़ा होगा। चलिए देखिए, अमेरिकन स्पेस एजेंसी क्या नाम है, नासा, उनको फर्स्ट सैंपल जो है एस्ट्रॉइड राइगू के वो मिले हैं दैट रिटर्न्ड टू
अर्थ इन दिसंबर 2020, जो कि जाक्सा का जो हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट वापस आया वो लेकर आया। ठीक है, तो राइगू जो है क्या है, वो राइगू इज एन एस्ट्रॉइड राइगू जो है इसे 162-173 राइगू भी कहा जाता है। इट इज प्रोविजनली डेजिग्नेटेड एज 1999JU3। ये नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ 162-173 याद रखिएगा, और साथ ही साथ एस्ट्रॉइड राइगू जो है वो भी याद रखिएगा। एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी से माना जाता है, पोटेंशियली हैजार्डस माना जाता है, और हैजार्डस एस्ट्रॉइड माना जाता है बिलोंगिंग टू अपोलो ग्रुप। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वैसे भी अर्थ के लिए थोड़े से आप कह सकते हैं कि डेंजरस हो जाते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर इन डायमीटर के अंदर कितना है, 1 किलोमीटर है। एक डार्क ऑब्जेक्ट है, रेयर स्पेक्ट्रल टाइप सीबी का। इट हैज क्वालिटीज ऑफ सी टाइप एस्ट्रॉइड एज वेल एज बी टाइप एस्ट्रॉइड। तो सी टाइप बी टाइप के जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मिल जाएगी आपको। जापानीज स्पेसक्राफ्ट जो है अभी इसके कुछ अवशेष जो है लेकर आया है, और उस वजह से इसके ऊपर स्टडी जो है वो करी जा रही है। तो क्या ये जापानीज हैंडीक्राफ्ट है? नहीं। कोई एग्रीकल्चर का स्टाइल है? नहीं। कोई किमोनो की टाइप है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इट इज एन एस्ट्रॉइड। नहीं। चलिए चलते हैं यहां से एस्ट्रॉइड से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट ताल वोल्केनो? ताल वोल्केनो के बारे में पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये मायामी में लोकेट करता है, हो सकता है। इट इज कंपोजिट वोल्केनो, ये कंपोजिट वोल्केनो है। इट लाइज ऑन द पैसिफिक रिम ऑफ फायर। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनाया गया है। ताल वोल्केनो अभी न्यूज में था और कहा गया कि इट कैन इरप्ट एनी टाइम, कभी भी इरप्ट कर सकता है। इस चीज को लेकर न्यूज में था। बात करी जाए तो ये फिलीपींस के अंदर लोकेट करता है और नियर ताल लेक के पास ये लोकेट करता है, एंड इट इज अ कैल्ड्रा वोल्केनो। ठीक है, सो मायामी में नहीं है, यूएस में नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। फिलीपींस के अंदर है, हेंस यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं जो कि कह रहा है कि कंपोजिट। देखिए अलग अलग तरीके के वोल्केनोज होते हैं, जिसमें कंपोजिट वोल्केनो भी है, कैल्ड्रा भी है। ठीक है, ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं कैल्ड्रा कंपोजिट, ये हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स के अंदर कर ही रहे हैं, जो कि मिशन या 200 डेज की सीरीज कर रहे हैं, वहां पर हमने इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी देखा था। सो इट इज नॉट अ कंपोजिट वोल्केनो, ये क्या है, ये कैल्ड्रा वोल्केनो है, ध्यान रखिएगा। यस, पैसिफिक रिम ऑफ फायर के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि 70% जो आपके वोल्केनोज है यहीं पर लाई करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस के लिए भी रिसेंटली न्यूज में था कि ये कभी भी इरप्ट कर सकता है, इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया। और ये आपके ताल वोल्केनो जो है इसकी लोकेशन दिखा रखी है, ताल लेक के अंदर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फिलीपींस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स? ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। ये क्या करता है? ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग एवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है जो आपके स्टार्स और ब्लैक होल्स हैं उसके एवोल्यूशन को ट्रैक करने में। ग्रेविटेशनल वेव्स कांट बी परसीव्ड थ्रू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से परसीव नहीं किया जा सकता। यहां पर टाइम पीरियड शुरू कर देते हैं, आप इसके बारे में आंसर करिएगा। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड बाय LIGO या LIGO। LIGO की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। LIGO के द्वारा अभी ग्रेविटेशनल वेव जो डिटेक्ट करी गई, इसी वजह से न्यूज में था। ग्रेविटेशनल वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट डार्क मैटर। तो इन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है डार्क मैटर को या फिर एनर्जी को, डार्क एनर्जी को यूनिवर्स के अंदर डिटेक्ट करने में, विच इज नॉट ऑब्जर्वेबल विद द नेकेड आइज। जो कि हम इस तरीके से सिंपली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको डिटेक्ट करने का जो एक सोर्स होता है वो आपकी ग्रेविटेशनल होती है, वेव्स होती है, जैसे कि ब्लैक होल को यहाँ पे डिटेक्ट करना है। इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑल्सो। तो एवोल्यूशन को भी डिटेक्ट करने में, ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात करें, इट कैन एग्जिस्ट इन अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सो इट डज फॉल अंडर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। और इसे डिटेक्ट किया जा सकता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, क्योंकि ये जो है अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में फॉल करती है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसके थ्रू इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। बट यूजुअली द वेव्स वी रिसीव आर डिटेक्टेड बाय LIGO। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट बी परसीव्ड, ऐसा नहीं है, इट कैन बी। तो यहाँ पे पहली 2 स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी, तीसरी आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हेंस आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल वेव्स LIGO के द्वारा डिटेक्ट करी गई है, यही हमने अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। Which of the following stands correct about भीमा कोरेगांव बैटल? भीमा कोरेगांव बैटल को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपसे पूछे बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहली कहती है इट वाज अ बैटल बिटवीन पेशवा एंड ब्रिटिश। पेशवा और ब्रिटिश के बीच की ये बैटल थी जिसे पुणे में लड़ा गया था।
10 सेकेंड्स का टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं, आप इसका आंसर करें। आजकल काफी न्यूज में है ये जो इशू है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है, इस वजह से एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है वो यहां से बनकर आ सकता है। सो वाज इट अ बैटल बिटवीन पेशवा एंड ब्रिटिश? तो यस, पेशवा और ब्रिटिश के बीच की बैटल थी, जिसमें ब्रिटिश साइड पे और कौन था? मेहर कम्युनिटी। ठीक है, सो ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर दलित सोल्जर्स थे, मेहर्स थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी चीज को लेकर ही पूरी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिकॉज वो चीज आपके एग्जाम में एटलीस्ट नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि हिस्टोरिकल बैटल है और इसके अंदर मेहर कम्युनिटी की जीत भी हुई थी, तो इस वजह से जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यस, इट वाज अ बैटल बिटवीन पेशवा और जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके बीच में ये लड़ी गई थी जनवरी 1 1818 को, 1818 के अंदर। ब्रिटिश आर्मी, जिसके अंदर दलित सोल्जर्स मेहर कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने अपर कास्ट की जो डोमिनेंट पेशवा आर्मी होती थी उनके साथ यहां पर फाइट करी थी। कहां पर? पुणे के अंदर। ठीक है, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो आपकी वो ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही आपकी करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर मेहर कम्युनिटी की जीत भी हुई थी, और इस जीत को जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था या जो ऑपरेशन हुआ करता था उसके खिलाफ एक जीत जो थी वो माना गया था। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कोविड-19 BWM के बारे में है। कोविड-19 BWM ऐप किसके द्वारा डेवलप करी गई है? CPCB के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, CDEC के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, यहां पर सोच समझ के आंसर करिएगा। यहां पर अंडर काउंटिंग एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को लेकर यहां पर न्यूज थी कि कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर या अदरवाइज हो, यहां पे जो काउंटिंग है और जो रिप्रेजेंटेशन है उसे नीचे की तरफ काउंट किया जा रहा है। क्या यहां पर ये असेसमेंट जो करी गई है ये CSE असेसमेंट के द्वारा वैसे कहा गया है। CSE इंडिया से ये न्यूज बनाई गई थी। इन ऑर्डर टू मॉनिटर कोविड-19 रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कितना है, CPCB ने एक कोविड-19 वेस्ट ट्रैकिंग ऐप जिसका नाम है कोविड-19 BWM जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है, इसको यहां पर डेवलप किया है। बोथ एंड्रॉइड मोबाइल एंड वेब वर्जन जो सॉफ्टवेयर का है वो भी अवेलेबल है, जिसमें वेस्ट जनरेशन कितना हो रहा है इसके बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। अर्बन लोकल बॉडीज जो है उसको भी इसमें एसोसिएट किया गया है। फर्स्ट वर्जन ऑफ द ऐप जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है, और साथ ही साथ इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी यहां पर दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? CPCB इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज पे 9 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं उसके अंदर हम जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, गामोसा के बारे में डिस्कशन करेंगे, वटाली जजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, TFR एंड पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हम यहाँ पर ट्राईसाइक्लोजोल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, टेली लॉ प्रोग्राम को देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व को लेकर आएगा, IPOI को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनली हॉर्टिकल्चर को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन अपना करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज से डील करता है? द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। जजेस जो हैं अपने आप को रिक्यूज करें, दे आर सर्टेन इलेक्शन पिटीशन जो कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेकर, और वहां पर जो जजेस है वो अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है डिनायल फ्रॉम टेकिंग ओवर अ केस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है। It is related to grounds of removal for the judges, demolition of judges to the post of advocate, and none of the above. यहाँ पे 10 सेकेंड्स आपके पास है। क्या ये डिमोशन को लेकर है? जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हम जुडिशियल रिक्यूजल के साथ इसको जोड़कर देखा था, जिसमें काफी सारे जो जजेस थे वो अपने आप को रिक्यूज कर रहे थे। 2 नाम मैंने आपको बताए थे, अगर आप रिकॉल कर पाए तो बताइएगा। वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे वो नाम, नेवरदलेस इफ यू आर एबल टू रिकॉल दोस 2 नेम्स जिन जजेस ने पहले अपने आप को रिक्यूज किया था, उसी तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें जजेस जो है वो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे देयर आर सर्टेन केसेस जो यहाँ पर लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे प्रेजेंटली इलेक्शन पिटीशन को लेकर, जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है उसको लेकर जजेस अपने आप को यहाँ पर रिक्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज रिलेटेड टू डिनायल फ्रॉम टेकिंग ओवर अ केस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर आपका हो जाएगा ए। इसमें क्या होता है, बेसिकली जजेस अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं जब उनको लगता है कि उनके जज होने की वजह से जो जजमेंट है वो बायस्ड हो सकती है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि जो जजेस हैं वो ऐसे किसी केस को देख रहे हैं जो कि एक ऐसी कंपनी से रिलेट करता है जहां पर उनके कोई रिलेटिव जो है वो एक मेंबर है, या फिर वो ऐसे किसी केस को देख रहे हैं जिनके अंदर कोई उनका रिलेटिव जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसमें जजेस अपने आप को रिक्यूज करते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि रिक्यूजल के अगेंस्ट जाता हो, और यहाँ पर जजेस जो है अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं और उनको कोई भी रिटर्न रीजन देने की कि वो अपने आप को रिक्यूज क्यों कर रहे हैं वो भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें जजेस अपने आप को डिनाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर केस जो है वो यहाँ पर नहीं लेंगे। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका गामोसा को लेकर है। गामोसा को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन गामोसा को लेकर सही है। इट्स ए ट्रेडिशनल शॉल फ्रॉम आसाम, आसाम की एक ट्रेडिशनल शॉल है ये। ऊका टाइप होती है इसके अंदर, दैट इज यूज फॉर वाइपिंग स्वेट, स्वेट को वाइप करने के लिए यूज करी जाती है, पसीने को साफ करने के लिए। और इसमें एक फुलाम टाइप होती है जो कि मोमेंटे के तौर पर दी जाती है। यहाँ पर आंसर करिए, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। ये जो आर्टिकल है एक पर्टिकुलर न्यूज आइटम थी जिसके अंदर गामोसा के बारे में मेंशन किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, गामोसा के बारे में कुछ टाइम पहले भी हमने डिस्कशन किया था जब ये न्यूज में आया था। गामोसा एक आर्टिकल है सिग्निफिकेंस का फॉर पीपल ऑफ आसाम। ये जो है जनरली व्हाइट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसके रेड बॉर्डर्स होते हैं। जब मैं आपको दिखाऊंगा इमेज में आपको याद आएगा, कुछ महीने पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, और इसके ऊपर रेड वुवन मोटिव्स जो होते हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कॉटन यार्न होता है, मोस्ट कॉमन मटेरियल है फॉर मेकिंग वीविंग गामोसा। स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर इसको सिल्क से भी बनाया जाता है। और आसाम के अंदर दो तरीके के गामोसा होते हैं, ऊका एंड फुलाम। ऊका जो होता है प्लेन काइंड का होता है जिसे कि अपने स्वेट को वाइप करने के लिए यूज किया जाता है, बॉडी को ड्राई करने के लिए, इवन आफ्टर द बाथ यूज किया जाता है। फुलाम जो होता है वो एक डेकोरेटेड पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, और उसको ये रिसेंटली जो आपके मोमेंटो दिए जाते हैं उसके अंदर भी इसको देना शुरू किया गया है। और यहां पर दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे बॉर्डर भी आपको रेड कलर का इसका दिखाई दे रहा होगा। गामोसा दो तरीके का होता है, वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वो बताली जजमेंट को लेकर है। पूछा गया बताली जजमेंट जो है रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये किससे डील करती है? क्या ये डिनायल ऑफ बेल टू द एक्यूज जो कि ट्रायल के लिए जा रहा है अंडर द प्रिवेंटिव लॉ, उसको लेकर है? कोई रेट्रोस्पेक्टिव पिनलाइजेशन को लेकर ये जजमेंट डील करती है? नन ऑफ द अबव, किसी तीसरे मैटर से डील करती है, या फिर ए और बी दोनों ही मैटर से डील करती है? द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे एडिटोरियल सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था और वहां पर यूएपीए के बारे में पूरा एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था कि जो बेल एप्लीकेशंस होती हैं यूएपीए के अंदर, उसमें एज्यूम किया जाता है कि एवरी एलिगेशन जो कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर दी गई है वो करेक्ट है। और यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज के ऊपर कि वो कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करे ताकि प्रोसिक्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, बर्डन जो होता है वो एक्यूज के ऊपर है कि वो अपने आप को नॉट गिल्टी यहां पर प्रूव कर सके और जो एलिगेशंस है उसको डिसप्रूव कर सके। ठीक है, सो यहां पे इट इज रिलेटेड टू डिनायल ऑफ बेल, क्योंकि इसी आर्टिकल के अंदर बताली जजमेंट जो है इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, डिनायल ऑफ बेल टू द एक्यूज्ड अंडरगोइंग ट्रायल अंडर द प्रिवेंटिव लॉ। ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यूएपीए आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएपीए की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। चलिए, तो यूएपीए से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पर बात करता है वेरियस स्टेटमेंट को देके फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट को लेकर। दो स्टेटमेंट थी और आपसे पूछे बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर करेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछिए। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द रेट एट विच इफ चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस वुड बी ऑप्टिमम इनफ टू रिप्लेस द पॉपुलेशन गिवन बर्थ टू देम। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक ऑप्टिमम रेट होती है जो फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट की बात करी जा रही है। इंडिया के पास अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है। यहाँ पर सोचिए इसके बारे में द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। आर्टिकल जो है पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में मेंशन कर रहा था और फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट के बारे में भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया की जो प्रेजेंटली टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज 2.2, तो टीएफआर जो इंडिया की प्रेजेंटली 2.2 है और जो हमारा टारगेट है वो 2.1 का है, तो थोड़ा सा इसे रिड्यूस करना पड़ेगा और सून हम जो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होती है उसको यहां पर अचीव कर लेंगे। टीएफआर रिमेन्स हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 2.2 चिल्ड्रन अमंग वुमेन हु लिव इन रूरल एरियाज हैव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन और लोएस्ट इनकम क्वांटाइल से जो आते हैं वहां पे जो आपका टीएफआर है वो ज्यादा पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्या ये एक ऑप्टिमम नंबर होता है जिससे आप एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को रिप्लेस करते हैं? सो इट इज द रेट जो आपकी फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट होती है, इट इज द रेट एट विच इफ द चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस्ड वुड बी ऑप्टिमम इनफ टू रिप्लेस द पॉपुलेशन गिविंग बर्थ टू देम। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो दो बच्चों को 2.1 का नंबर लेते हैं, जन्म देते हैं,
तो जितने लोगों को यहाँ पे जन्म दिया जा रहा है उतने लोगों को ही वो रिप्लेस करेंगे और इस तरीके से पॉपुलेशन स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर बनी रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है और सेकंड इनकरेक्ट 2.2 की वजह से हो जाती है। आंसर विल बी ए। ए आपका यहाँ पर फर्टिलिटी रेट को लेकर करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है पॉपुलेशन मोमेंटम को लेकर ही। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इट रिप्रेजेंट्स सर्ज इन पॉपुलेशन डिस्पाइट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट नीचे होने की बाद भी क्या होता है, पॉपुलेशन रेट बढ़ती है इसके अंदर। इट कैन ओनली बी स्टेबलाइज व्हेन फर्टिलिटी रेट रीचेस द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ द पॉपुलेशन। स्टेबलाइजेशन कब आता है, जब रिप्लेसमेंट रेट पर पहुंच जाती है आपकी फर्टिलिटी रेट। तो यहां पर सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। द हिंदू से बनाया गया ये क्वेश्चन भी, और आर्टिकल जो था पॉपुलेशन मोमेंटम को लेकर ही था, फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट को लेकर था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर, और यहां पर दोबारा भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पॉपुलेशन मोमेंटम इज विटनेस ड्यूरिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन व्हेन अ कंट्री इज कमिंग डाउन फ्रॉम हाई फर्टिलिटी रेट टू लो फर्टिलिटी रेट। वहां पर पॉपुलेशन मोमेंटम जो होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, पॉपुलेशन जो है वो फिर भी बढ़ सकती है इवन दो जो आपकी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करती है, डिपेंड्स कि कितने क्वांटम से वो डिक्लाइन कर रही है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। और यस, ये चीज तो अगर आपको ध्यान हो, पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता दी थी कि यस, स्टेबलाइजेशन कब आता है आपके पास, स्टेबलाइजेशन तब आता है जब रिप्लेसमेंट रेट जो है उसको ये रीच कर जाती है। क्या, फर्टिलिटी रेट। जब फर्टिलिटी रेट जो है, जो अभी इंडिया के अंदर कितनी है 2.2, ये रिप्लेसमेंट रेट को पहुंच जाएगी दैट इज 2.1, तो वहां पे स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अभी भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर राइज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पॉपुलेशन मोमेंटम विटनेस कब किया जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के दौरान, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट रिप्रेजेंट सर्ज इन पॉपुलेशन इवन देन, जब आपकी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही होती है। कुछ इस तरीके के डेमोग्राफिक या फिर आपके जो चार्ट्स होते हैं वो भी आपको दिखाई देंगे एनसीईआरटी के अंदर, जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर डील करने वाले हैं। चलिए, रेन 50 कोड इज अवेलेबल। तो वेरियस सीरीज जो आपकी अवेलेबल है, जहां पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम आपकी जो हिस्ट्री की होती है, एनसीईआरटी जो होती है, उन सब एरियाज को कवर किया जाता है इस पूरे कोर्स के अंदर। सो यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज, चाहे वो 200 डेज का कोर्स हो जिसमें आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो है वो आजकल चल रही है। साथ ही साथ मिशन यूपीएससी 2022 को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा इफ यू वांट टू गेट द 50% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि ट्राइसाइक्लोजोल के बारे में पूछा गया। रिसेंटली से न्यूज में देखा गया था, किस चीज से रिलेट करता है, क्या ये कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर है, एग्रीकल्चर को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में, फिर आंसर करिएगा। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है। सो पीआईबी में एक इंडिया ईयू अग्रीमेंट जो एग्रीकल्चर पे किया गया उसको लेकर एक आर्टिकल दिया था, और आर्टिकल के अंदर ट्राइसाइक्लोजोल जो है इसके बारे में मेंशन किया गया था। एक फंगीसाइड यूज किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ राइस ब्लास्ट, जो कि राइस की पूरी फसल को खराब कर देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो है इसे इंडिया के अंदर यूज किया जाता था और ये यूरोपियन यूनियन के अंदर बैन किया हुआ है, वहां पर इसे यूज करना अप्रूव नहीं किया गया। तो ये किससे रिलेट करता है, एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। आंसर आपका हो जाएगा सी। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया और ईयू का जो अग्रीमेंट हुआ है वो अभी एग्रीकल्चर के ऊपर हुआ है, और वहां पर उसी आर्टिकल के अंदर ट्राइसाइक्लोजोल जो कि इंडिया में यूज किया जाता है राइस के लिए, और यहां पर यूरोपियन यूनियन जो है वो इसको अप्रूव नहीं करती, इसके बारे में मेंशन किया गया था। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ट्राइसाइक्लोजोल के बारे में डिस्कशन किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि टेली लॉ प्रोग्राम को लेकर पूछा कि टेली लॉ प्रोग्राम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू द डिसएडवांटेज सेक्शन को ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ, ये भी पॉसिबल है। इट ओनली डील्स विद केसेस इन प्री लिटिगेंट स्टेज, प्री लिटिगेंट स्टेज के अंदर ही जो केसेस होते हैं उनको यहां पर डील किया जाता है। तो यहां पर आंसर करने की कोशिश करिएगा। 9 लाख बेनिफिशियरीज जो है, इसको लेकर न्यूज थी कि 9 लाख बेनिफिशियरीज जो है उनको यहां पर टेली लॉ की तरफ से सहायता प्रोवाइड करी जा चुकी है। पीआईबी के अंदर इसके बारे में एक आर्टिकल मेंशन किया गया था, और यस, इसके अंदर जो डिसएडवांटेज सेक्शन है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, साथ ही साथ पीपल विद डिसेबिलिटी एंड एल्डरलीज, इनको यहां पे कहा गया कि टेली लॉ कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और इसी वजह से इनको हेल्प करी जाएगी। सो इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू डिसएडवांटेज, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये जो केसेस होते हैं प्री लिटिगेंट स्टेज के अंदर है, उसी के ऊपर एडवाइस देने की बात करता है जो टेली लॉ के अंदर,
जो लीगल एडवाइस होती है वो इसके अंदर दी जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी वो भी ठीक हो जाती है। क्या ये जॉइंट इनिशिएटिव है, दो मंत्रालयों का नाम यहां पर दिया है। सो दिस प्रोग्राम जो है वो डिसएडवांटेज को, नीडी को हेल्प करता है और इसके अंदर जो पैरालीगल्स होते हैं उनकी सहायता प्रोवाइड करी जाती है। प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और क्योंकि ये टैली लॉ है, ऑनलाइन हेल्प करी जा रही, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है जो कि इसमें सहायता दे रही है। इसे 2017 में स्टार्ट किया गया था ताकि प्री लिटिगेंट स्टेज के ऊपर जो केसेस होते हैं उनको टैकल किया जा सके और लीगल एडवाइस दी जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है, रिसेंटली न्यूज में था। ये कहां पर लोकेट करता है? क्या ये गुजरात के अंदर है, क्या ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर उत्तराखंड के अंदर है? इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, एक आर्टिकल दिया गया था इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को लेकर और इसके कॉरिडोर को लेकर, जो कि 3 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करने की बात करी जा रही थी। यहां पर अगर लोकेशन की बात करें, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान, टू डेवलप अ कॉरिडोर जो कि 3 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगा। यहां पे आफ्टर द सेंटर्स नोट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए अपनी हामी भर देंगी, क्रिएशन ऑफ रामगढ़ वंशधारी सेंचुरी, राजस्थान गवर्नमेंट को होप है कि टाइगर कॉरिडोर जो है 3 टाइगर रिजर्व जो है उनको यहां पर कनेक्ट करेगी, जिसमें सवाई माधोपुर, कोटा एंड बूंदी जो है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। द न्यूली प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट विल कनेक्ट द रांथम्बोर टाइगर रिजर्व, रांथम्बोर को सवाई माधोपुर के अंदर है ये, और दूसरी तरफ आपका होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रांथम्बोर हो जाएगा, और तीसरा आपका होगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तीनों को यहां पर कनेक्ट करने की बात करी गई है। तो न्यूली प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व जब आ जाएगा जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये रांथम्बोर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है उसके साथ कनेक्ट होगा, और तीसरा जो है मुकुंदरा, ये कोटा के अंदर है। तीनों जो है आपस में कनेक्ट होंगे, ऐसा यहां पर सरकार के द्वारा होप किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से तीनों को कनेक्ट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स इनकरेक्ट अबाउट इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? इट सो इट्स इंसेप्शन इन द बिम्स्टेक समिट ऑफ 2019, जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है बिम्स्टेक समिट 2019 से निकला है। दिस फोकसेस अपॉन हार्मनी इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हार्मनी की बात करता है, शांति बनाए रखने की बात करता है। पीआईबी के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, और इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो भी पार्टनरशिप कर रही है। इट इज एन इनिशिएटिव अंडर इंडो पैसिफिक ओशन रीजन, ये ध्यान रखिएगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द 14th ईस्ट एशिया समिट। तो जो 14वीं ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसे सजेस्ट किया गया था, ताकि जो प्रधानमंत्री का फेवरेट मिशन है कौन सा? सागर मिशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको एक जो रियलिटी है वो यहां पर बनाया जा सके। सो बिम्स्टेक इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट यस, ये इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का प्रभुत्व ना बढ़े ज्यादा, उसको कर्टेल करने के लिए लेकर आया गया है। तो आंसर क्या होगा? बी। नो, आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट तो आपकी पहली स्टेटमेंट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडो पैसिफिक रीजन देख सकते हैं मैप के ऊपर कौन कौन सा रीजन है, जो आपके यहां पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहां से चलता चलता आगे तक आता है, जिसमें इंडियन ओशन वाला रीजन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है वो इसके अंदर शामिल है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इटालियन मिश्री मकमली सीन इन द न्यूज, ये किसकी टाइप है ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये किसी किशमिश रीजिन की कोई टाइप है जिसके ऊपर बात करी जा रही है, इटालियन मिश्री एंड मकमली? क्या चेरीज की टाइप है, लीचीज की टाइप है, या फिर नन ऑफ द अबव? इसमें से कुछ भी नहीं है। सोचिए, क्योंकि मिश्री वैरायटी जो है ये अब कुछ भी हो सकती है, रीजन भी हो सकती है, चेरी भी हो सकती है, लीची भी हो सकती है, कुछ और चीज भी हो सकती है। इसको अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुबई के अंदर, ठीक है, और इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है कहां से? कश्मीर से। लाइव मिंट के अंदर एक क्वेश्चन था, इसके बारे में आर्टिकल था, वो वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया। और इससे क्या होगा? हमारा हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। आप जानते हैं पहले भी जो लीची है वो दुबई को भेजी गई, यूके को भेजी गई, आपके मुजफ्फरपुर बिहार से,
देन यहाँ पे सपोता महाराष्ट्र से बेचा गया था, ठीक है। तो बीच में मैंगो जो थे वो भी बेचे गए थे। तो अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग चीजों को एक्सपोर्ट करने में अपेड़ा भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ये इटालियन मिश्री मखमली जो है कश्मीर से एक्सपोर्ट करी जा रही है, इट्स अ टाइप ऑफ चेरी। तो ये जो सारी है ये चेरीज की टाइप है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिश्री हो, मखमली हो, इटालियन हो, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ चेरीज जो कि इंडिया के अंदर ग्रो करी जाती है और बाहरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करी जाती है। संडे, तो उससे पहले इसको यूज कर लीजिएगा ताकि जो भी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, स्टैटिक जो आपका पोर्शन है, साथ से जो करंट अफेयर्स है उसको आप यहां पर अच्छे से कवर कर सके फ्रॉम एनसीईआरटीज टू योर स्टैंडर्ड बुक्स। वो सब प्रैक्टिस आप यहां पे कर सकते हैं अलोंग विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, वीकली मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सेकंड चैनल जो है आपका अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे कुछ एचसीएस की जो वीडियोस है वो भी काफी जल्दी आने वाले हैं। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो पीडीएफ है इस पूरे लेक्चर की वो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो बिकॉज योर लाइक्स एंड sharing that motivates us a lot. Thank you once again for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.